नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शहला। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर, जिसके 15 जून को सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के कुछ तटीय इलाकों में टकराने की गुंजाइश जताई जा रही है। इस पर करेंगे हम तफसील से बातचीत। बात होगी कारोबार जगत, साथ ही साथ सिनेमा वर्ल्ड और कई और अन्य खबरों की। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ, लेकिन सबसे पहले निकाल डालते टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते गुजरात हाई अलर्ट पर। बिपरजॉय के उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आज और कल गुजरात में भारी बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। गुजरात में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के चुड़ाचांदपुर और कंगपोकपी जिलों का करेंगे दौरा। कुकी सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ शांति बहाली और समाधान के लिए करेंगे बातचीत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे के अंतिम दिन आज मंडी में करेंगे जनसभा। भाजपा अध्यक्ष का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली का कार्यक्रम। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कामकाज का जनता के सामने रखेंगे लेखा जोखा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से W20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर होगी चर्चा। खेल की खबरों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की जीत के साथ हुई शुरुआत। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में किया प्रवेश। और भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 19 जून को शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 6 जुलाई को सभी पदों के लिए होगा मतदान। उसी दिन आएंगे नतीजे। यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह इस चुनाव से रहेंगे दूर। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं अति गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर, जिसके चलते गुजरात हाई अलर्ट पर है। बिपरजॉय के उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाके को पार करने के आसार हैं। इस दौरान हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं आज और कल गुजरात में भारी बारिश के आसार है। वहीं कच्छ के मांडवी और जखौ क्षेत्र में परिस्थिति अति प्रभावित हो सकती है। तूफान के चलते मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात। वहीं वायुसेना और सेना की जो अभियांत्रिकीय कार्यबल है उसकी इकाइयां भी तैयार हैं। भारतीय तट रक्षक बल अरब सागर में भीषण चक्रवात बिपरजॉय के परिदृश्य में रक्षात्मक उपाय कर रहा है। भारतीय तट रक्षक बल ने भीषण चक्रवात बिपरजॉय को ध्यान में रखते हुए कल गुजरात के ओखा से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नवसारी में चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं भीषण चक्रवात बिपरजॉय के चलते राज्य सरकार द्वारा परिस्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है।
और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। भूपेंद्र पटेल ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में चक्रवात समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में कांडला पोर्ट का दौरा किया। मनसुख मांडविया ने कांडला पोर्ट पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पहले कांडला पोर्ट से हटाए गए लोगों से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां उन लोगों से बातचीत की और उन्हें संबल प्रदान किया। साथ ही उन्होंने सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली है। वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर चक्रवात बिपरजॉय पर एक सैंड आर्ट बनाई है। अपनी इस कलाकृति में उन्होंने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर घबराएं नहीं, सुरक्षित रहे का संदेश दिया है। और हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य भुज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, सुप्रभात आपको। आप भुज में मौजूद है। चक्रवाती तूफान अब जो है अति गंभीर श्रेणी में है, लेकिन समंदर में जो है हलचल हो रही है। जो है तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है और जिस तरह से जो है एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी क्या स्थिति है? आपने सही कहा कि एहतियात के तौर पे जो लोग हैं तटवर्ती इलाकों में उनको लेके सही जगह पे लेके जाया जा रहा है और करीब 20,500 से ज्यादा लोगों को अभी तक लेके सुरक्षित जगहों पे जो शेल्टर होम्स है वहां पे लेके जाया गया है। और खुद यहाँ पे भुज में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया और उनके साथ दो स्टेट गुजरात के खुद जो स्टेट मिनिस्टर्स है वो भी यहाँ पे हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है उस पे ये तीनों जो मंत्री है और ये बहुत ही पैनी नजर रख रहे हैं। ये खुद जाके चेक कर रहे हैं कि हर जगह पे की जो सुविधाएं हैं शेल्टर होम में वो बाकायदा सारी मिल रही है कि नहीं। देखिए, दो तीन चीजें जो है साइक्लोन में बहुत अहम हो जाता है। तो सबसे पहला जो होता है कि जो तटवर्ती इलाकों से लोगों को सही सलामत सेफ जगह पे लेके आना। तो वो ऑलरेडी जो कल शाम तक एक युद्ध स्तरीय स्तर पे ये काम चल रहा था। तो जैसे मैंने कहा 20,500 से ज्यादा लोगों को अभी तक लेके जाया गया है। और जो दूसरी अहम चीज है कि ये जो लोग जिनको यहाँ से सेफ हाउस में लेके गए हैं उनके खाने पीने के लिए और उनके इलाज का, अगर किसी को कोई बीमारी है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो उनको जो सुविधाएं हैं, खासतौर से जो बेसिक हेल्थ जो जरूरत रहती है उनको प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने पहले भी देखा है गुजरात में इस तरीके के भूकंप, इस तरीके के जो चक्रवाती तूफान है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन इस बार आए हैं बहुत सालों बाद। और खासतौर से इतना बड़ा शायद 1998 में एक आया था, उसके बाद इस तरीके का इतना बड़ा हम चक्रवाती तूफान देख रहे हैं। तो दूसरी, इससे पहले जो ज्यादातर तूफान आते थे वो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल साइड में आते थे, तो वहां पे तो ये दिक्कत है हमने देखी है। लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं यहाँ पे गुजरात में खासतौर से भुज और आसपास के जो कच्छ इलाके में हमने देखा कि लोगों को निकाला जा रहा है और सारी सहूलियतें दी जा रही है, जिससे कि ये जो कुछ दिन है, क्योंकि आज करीब शाम के बाद से हवा का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। बारिश अब ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे बहुत तेज हो रही है, कुछ जगहों पे रुक रुक के हो रही है। और 15 तारीख यानी कल शाम के करीब लैंडफॉल इस चक्रवाती तूफान का होने की उम्मीद है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश, हवा और बारिश के साथ ये लैंडफॉल होने की उम्मीद है। तापस, किसी भी चक्रवात या फिर प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से बचने के लिए हम मान रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई के लिए मुस्तैद है राज्य और केंद्र सरकार। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप इन क्लाइमेट की सभी खबरों पर नजर रखते हैं, जरूरी नहीं होता जिस तरह से हम कल IMD DG को सुन रहे थे कि हर साइक्लोन या चक्रवात जो धरती से टकराए, उस लिहाज से अगर हम बिपरजॉय या फिर इस तरह के चक्रवातों की ट्रेजेक्टरी को देखें
तो हवाओं का रुख उनकी विभीषिका को और ज्यादा बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। उस लिहाज से जिस 15 तारीख की हम बात कर रहे हैं, हवाओं का रुख किस तरह से रह सकता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं परेशानी का सबब बन सकती हैं? बहुत सही कहा आपने आंचल। एक तो जो हमारे दर्शकों के माध्यम से पूरे देश को हम ये बताना चाहेंगे कि एक तरह से आप देखिए क्लाइमेट चेंज कितना मैटर करता है कि बे ऑफ बंगाल में, जैसे मैंने कहा कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर साइक्लोन होता था कि उसका जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है उसका डेप्थ, शैलोनेस, उसकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से वहाँ पे इस तरीके के जो चक्रवाती तूफान है वो होना लाजमी है। जो अरेबियन सी है जहाँ पे इस वक्त ये बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आ रहा है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उसका शैलोनेस कम है, उसकी जो आसपास के लैंड लॉक ज़्यादा जगह है, तो इतना ज़्यादा नहीं। इससे पहले हमने देखा 1998 में इस तरीके का चक्रवाती तूफान आया था और हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो आप समझिए कि उससे कितना बड़ा सबब मिला कि आज इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि करीब 6 तारीख को, अगर मेरी नॉलेज सही है, 6 तारीख को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ था और 6 तारीख से पहले से लेके अब तक इसको पूरी तरीके से उसकी मैपिंग की जा रही है कि कहाँ किस तरीके से आएगा, क्या उसका डेविएशन है, कितना डेविएशन है, किस तरीके से जाएगा। तो वो पूरा जो मैपिंग होता है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आपको पता है कि इस जगह पे ये चक्रवाती तूफान जा सकता है तो आप उससे पहले जो है अपने डिसीजन ले सकते हैं, आप लोगों को वहां से निकाल सकते हैं। और आपकी जो आपने जो बात कही, इस वक्त जो है जो स्पीड है वो करीब 150 से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है समुद्र में। और जैसे मैंने कहा आ भी रहते जब फ्लाइट में तो हम देख रहे थे कि एक बड़ा सर्कुलेशन टाइप का तैयार हो रखा था और ये करीब 1000 किलोमीटर का वर्ग में फैला होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ये बारिश होती है। 1000 किलोमीटर वर्ग जो उसका पूरा दायरा है उसके खास तौर से जो बाहर की साइड है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का नियम है कि ये बाहर की तरफ जो बारिश ज्यादा होती है अंदर की तरफ सक्शन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बाहर की तरफ है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। और इसलिए कह रहा हूं कि ये कल जब आएगा, आप अभी जैसे मैंने कहा 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है, तो कल जब ये हिट करेगा उसकी विंड स्पीड जरूर थोड़ी कम होगी, करीब 125 से 130 गस्टिंग टू ऑलमोस्ट 150 तक जाएगा। लेकिन जो उसका सेंटर ऑफ आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पूरा का जो हवा नीचे से निकाल के वो ऊपर की तरफ जाएगा और तब जब वो हिट करेगा तब उसमें खासा दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से ये जो सारी जो व्यवस्थाएं की जा रही है, आप समझिए एनडीआरएफ की इतनी बड़ी टीमों को यहाँ पे लगाया गया है, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई है, वो इसी वजह से लगाई जा रही है। आर्मी को रोप इन किया जा रहा है कि जिससे कि आसपास के जो इलाके हैं, जैसे मैंने कहा भुज आर्मी बेस है यहाँ पे, यहाँ से आर्मी अपना काम कर रही है, लोगों को खाना राहत पहुंचाने का काम करी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप साइक्लोन से पहले और साइक्लोन के बाद किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, किस तरीके से उनको विस्थापित जो होते हैं उनको कर सकते हैं। ये बहुत अहम आप कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम जानते हैं कि इस तरह के कई चक्रवातों से भारत का सामना हुआ है एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और किस तरह से ये तमाम आश्रय घर बनाए गए हैं, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे आपसे कि जो अलग अलग यहाँ पर पर्यटन स्थल है, जैसे द्वारका है, द्वारकाधीश है, अगर हम बात करते हैं कच्छ गुजरात की, वहां पर लोगों को किस तरह से स्थापित किया गया। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम बिपरजॉय साइक्लोन की। हमारे साथ तपस भट्टाचार्य बने हुए हैं। तपस, हमने देखा है सुदर्शन पटनायक हमेशा जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड वो सैंड आर्ट जरूर बनाते हैं, मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं, और इस बार उन्होंने सैंड आर्ट बनाई है कि घबराएं नहीं, सुरक्षित रहें। जब भी इस तरह का कोई तूफान आ रहा होता है तो जाहिर सी बात है लोगों को एक घबराहट हो जाती है कि आगे क्या होगा। तो उस तरह की जो घबराहट है उससे बचाने के लिए अभी क्या कुछ स्थिति है? कोई अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है? जी देखिए, आपने सही कहा कि एक ह्यूमन इमोशन है कि घबराहट होती है, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा था कि अगर 150 या 180 के स्पीड से अगर कोई चक्रवाती तूफान आ रहा है और उसके टकराने की, लैंडफॉल होने की उम्मीद है, तो घबराहट होना लाजमी है, जायज़ है, लेकिन उससे निकलना भी बहुत ज़रूरी है। और वही काम इस वक्त सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की टीमें लगातार कंटिन्यूसली की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि भारी मात्रा में लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इनफैक्ट ऑफशोर जो जहां पे समुद्र के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इनफैक्ट ऑयल कंपनीज के वहां पे ड्रिलिंग होते हैं, वहां पे एक्सप्लोरेशन होती है, वो भी बंद कर दिए गए हैं। फिशरमैन को जाने से मना कर दिया, जो मछुआरे हैं उनको रोक दिया गया है। और ऑरेंज और रेड अलर्ट भी इसको चिन्हित किया गया है आज और कल के लिए। खासतौर से कुछ जो जगह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट के कुछ जगह हैं, वहां पे तो खास तौर से ये बताया गया कि लोग घर पे रहें, घर के अंदर रहें। खासतौर से कल जब ये तूफान जो है, इस जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आंचल को कि इसका जो क्षेत्रफल है बहुत मतलब 1000 किलोमीटर पे होता है। तो जब इतना बड़ा एक सिस्टमिक साइक्लोन हिट करता है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हिट कर रहा है। जैसे इसका जो लैंडफॉल होने की उम्मीद है कराची पोर्ट और जखौ जो पोर्ट है गुजरात का, उसके आसपास हिट करने की उम्मीद है, लेकिन सिर्फ ये उस जगह को हिट नहीं कर रहा है, उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, 1000 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसका उनको भी इंपैक्ट करता है। तो यही वो वजह है कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पे ऑरेंज और रेड अलर्ट अभी से घोषणा कर दी गई है। बारिश हो रही है बहुत जगहों पे, तेज हवाएं चल रही है, तो वो भी एक सबब बनता है दिक्कत का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एस्बेस्टोस या फिर जो ऐसे पेड़ पौधे हैं वो टूट के गिरते हैं, हवा से उड़ के आते हैं, तो कहीं से कोई अगर चल जा रहा है तो उनको वो हिट होने की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कोशिश यही होती है कि आप ये जो 2 दिन है घर के अंदर रहें, फैमिली के साथ रहें और इस समय को, और आप जो बात कह रहे हैं, फिर भी हम 15 तारीख यानी कल शाम को इस साइक्लोन की हिट होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और आपसे ये भी जानेंगे घर के अंदर भी अगर रहते हैं तापस, तो किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए अगर जब ये हिट करेगा बिपरजॉय जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन द्वारका से हमारे साथ राजेश रूपारेलिया जुड़ गए हैं। राजेश, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि खूब तेज हवा चल रही है, और अगर द्वारका की बात की जाए तो द्वारकाधीश जो मंदिर है, जहां दिन में कम से कम 5 बार ध्वजारोहण होता है, लेकिन इन हवाओं के चलते वो नहीं हो पा रहा, तो ये तो साफ बात है कि वहां पर स्थिति जो है भी सामान्य नहीं है। लेकिन जो पर्यटक, जो सैलानी द्वारकाधीश मंदिर आए हैं यहाँ, क्योंकि वो एक पर्यटक स्थल है, उनको किस तरह से विस्थापित किया जा रहा है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहा जाए? जी, जो बात की जाए तो द्वारकाधीश मंदिर में बहुत यात्री आते हैं, लेकिन 4 या 5 दिन से प्रशासन ने सबको विनती की है, मीडिया के मार्फत, सोशल मीडिया से मार्फत, हो सके इतने ये 4-5 दिन है वो द्वारका प्रवासी ना आए, यात्री द्वारका ना आए। इसलिए यहाँ यात्रियों की संख्या की कमी हो गई है, और जो यात्री है, देखिए द्वारका के जो स्थानिक लोग हैं वही अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। थोड़े बहुत लोग हैं वो आज रुक गए, क्योंकि अभी ट्रेनें सब कैंसिल हो गई, फ्लाइटें रद्द हो गई है, तो वो सब लोग यहाँ रुक गए। और द्वारका में पवन की स्थिति ज्यादा है। अभी 4 दिन से ये तूफान की जो बातें चल रही थी, तो गृह मंत्री है हमारे हर्ष संघवी जी, उसने आखिरी 5 दिनों से ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने हो सके उतने यात्री द्वारका का प्रवास अपनी टालें। हमारे साथ तापस भी बने हुए हैं। तापस, जब कोई इस तरह की आपदा आती है और बारिश होती है, तो एक तरह से जो
ऐसी बीमारियां हैं जो पानी जनित होती हैं वो भी उपज जाती हैं। तो जो लोग शेल्टर होम्स में ले जाए जा रहे हैं, सेफ हाउस में रखे जा रहे हैं, उन लोगों को ऐसी बीमारी से बचाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है, खासतौर से आज से 5 से 10 साल पहले जब भी इस तरीके के साइक्लोन होते थे और हम लोग कवर करते आए हैं, हमने देखा है कि वाटर बॉर्न डिसीजेज जो है खासतौर से जो पानी के साथ होता है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका रीज़न है क्योंकि जब ये साइक्लोन आता है तो पानी जो समुद्र का पानी है वो भी अंदर की तरफ आता है, कोस्टल रीजन के अंदर की तरफ आता है। इनफैक्ट एक होता है स्टॉर्म स्टर्ज बोलते हैं इसको, जो पानी का जो पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, और जो खारा पानी है वो जो बहुत जगहों पे जैसे कुआं हो गया या जहाँ पे कुछ जगहों पे पॉन्ड रहते हैं जहाँ पे वो फ्रेश वाटर रखा जाता है वहाँ पे उसके साथ जाके मिल जाता है, खेतों में चला जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये एक टिपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आता है उसके साथ ये आना एक तरह से लाजमी है, लेकिन इससे निपटा भी जा सकता है अगर आपको पहले से पता है कि इस तरीके का स्टॉर्म आ रहा है, जैसे कि इस वक्त गुजरात में आ रहा है। तो गुजरात का जो प्रशासन है उसने 2-3 चीज़ों पे खास तौर से काम किया है। सबसे पहला है कि जो पानी की जो दिक्कत हो सकती है उसको निपटने की कोशिश की है, पानी की सहूलियतें प्रोवाइड की जा रही है। टैंकर्स हम देख रहे थे रास्ते में जब हम लोग नेशनल हाईवे से भी आ रहे थे, स्टेट हाईवे से आ रहे थे, तो टैंकर्स और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर वो भी प्रोवाइड किया, लाइन लगी हुई थी, क्योंकि ऐसे समय में हमने बहुत बार देखा है, खास तौर से जैसे मैंने कहा हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है बे ऑफ बंगाल साइड में कि इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ जाते हैं, टेलीफोन लाइंस प्रभावित होती है, वो गिर जाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन लाइन होता है वो ठप पड़ जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो ठप पड़ जाता है। तो उसको किस तरीके से जल्द बहाल किया जाए वो एक बहुत बड़ा मेडिकल की क्या सुविधा है, क्योंकि ये बात जो आप निपटने के लिए बिल्कुल बैकअप आप तो तैयार करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमने असम में देखा था कि किस तरह से खास तौर पर जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतें थी उसका सामना करना पड़ता है जब इस तरह की विभीषिका होती है। हम बात करते हैं राजेश, खास तौर पर स्वास्थ्य के लिहाज से गुजरात की राज्य सरकार ने किस तरह से प्रबंध किए हैं कि अगर ये होता है तो जो लोग शेल्टर होम्स में हैं उनके लिए जो मेडिकल स्टाफ है क्या वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है, और किस तरह से ये जो मेडिकल की सुविधाएं हैं ये लोगों तक पहुंचाई जाएंगी? तो बात की जाए तो स्वास्थ्य की बात की चिंता है राज्य सरकार ने की, और पूरी आरोग्य की टीम हर जो आश्रय स्थान है वहां पे लगा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस 3 या 4 दिनों में जो महिला है जिनकी डिलीवरी होनी है उन लोगों को भी अलग व्यवस्था की गई है, उन लोगों के लिए अलग डॉक्टर और स्टाफ है वो रख दिए, जो जहाँ पे वहाँ उसकी सर्वर अच्छी तरह से और उनके लिए स्टाफ है वो बढ़ा दिया है। जी तो ये मान के चलते हैं कि बिपरजॉय से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जिस तरह से चाहे हम बात करें चिकित्सा की सुविधाओं को लेकर, बात करें आश्रय घर है यानी शेल्टर होम्स है, वहां पर भी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि ये जो प्राकृतिक आपदा है इससे निपटने में कोई दिक्कत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका भुज से, राजेश आपका द्वारका से, इन तमाम जानकारियों का हमसे साझा करने के लिए। और अगर आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, जितने लोग गुजरात में हैं, कच्छ में है, सौराष्ट्र में है, साथ ही साथ जो ये आने वाले 2 दिन है काफी अहम है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए बेहतरी में ही होगा। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan
This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सेंथिल बालाजी को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल सेंथिल बालाजी के करूर स्थित आवास और राज्य सचिवालय स्थित उनके कार्यालय पर दिन भर छापेमारी करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। नीरज सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, काफी लंबे समय से इन पर शिकंजा कसा जा रहा था, छापेमारी हो रही थी, कल भी का छापेमारी हुई है और उसके बाद में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के समय सेंथिल बालाजी को रोते हुए देखा गया। पूरी खबर क्या है, बताइए। देखिए, बिल्कुल इनके ऊपर काफी लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी और न केवल ईडी की बल्कि इनकम टैक्स भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा था। और कुछ समय पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी करूर में छापेमारी की कार्रवाई की थी और कई सारे जो साक्ष्य हैं इनके खिलाफ जमा किए थे। इसके साथ साथ ही इनके सहयोगी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और खासतौर से इनके भाई, उनके यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पहुंची थी। और कल जब प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी की कार्रवाई कर रहा था तो करूर स्थित इनके आवास पर भी पहुंचे थे और इसके अलावा चेन्नई में इनका जो ऑफिस है वहां पर भी जो ईडी की टीम है वो पहुंची थी और उनके भाई से भी पूछताछ की थी। अब सेंथिल बालाजी जो बिजली मंत्री हैं उनको प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर आरोप है कि जॉब फॉर कैश, यानी कि नौकरी के बदले कैश लेने का इनके ऊपर आरोप है और कई सारे डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की गई थी और उस भर्ती के एवज में बड़े पैमाने पर कैश लिया गया था। और ये जो आरोप है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी को ये आदेश दिए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ईडी की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कह सकते हैं कि पालन में ही हो रही है और अब इनसे पूछताछ होगी। हालांकि कल जब देर रात इनको हिरासत में लिया गया था तो इन्होंने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है सीने में और मुझे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तो ईडी की टीम इनको अस्पताल भी लेके गई और वहां पर जो डॉक्टरों की टीम है उन्होंने उनका निरीक्षण किया और अभी तक ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि उनकी जो तबीयत है वो वास्तव में खराब हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि एक बहानेबाजी हो सकती है ईडी की जांच से बचने के लिए। क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है नीरज की उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है, उनको आवाज दी जा रही है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। डीएमके लगातार ईडी पर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी कोई सरकारी एजेंसी, चाहे ईडी, सीबीआई है, और इस तरह के भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करती है तो विपक्ष जो है वो बिलबिला उठता है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ ये है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो पुख्ता सबूत के आधार पर की जाती है। देखिए, बिल्कुल ईडी की कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर है आंचल, और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं ईडी को। ईडी अपने आप से ये कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और जो भी सेंथिल बालाजी हैं उन्होंने ये कहा था कि उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसको खारिज किया जाए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तथ्यों को देखा और उसके बाद ये आदेश दिए थे ईडी को कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए, क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप है। तो इस मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि जो विपक्ष के द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि राजनीतिक भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और उनके आदेश के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। और ये आपने पहले भी देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर शिकंजा कसा जाता है जो खासतौर से विपक्ष में है, तो विपक्ष की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के आरोप लगाने लगती हैं कि राजनीतिक भावना के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जबकि इसमें तमाम सबूत मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी मौजूद है।
अभी हमने कल देखा जिस तरह से रोजगार मेले का आयोजन हुआ, भाजपा के जो शासन के जो राज्य हैं वहां पर रोजगार मेलों का आयोजन होता है और लोगों को रोजगार पत्र इस तरह से वितरित किए जाते हैं, लेकिन जो विरोधी दल हैं उनके राज्य में अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी के बदले रिश्वत और इस तरह के मामले सामने आते हैं। कहीं ना कहीं ये जनता के साथ विश्वासघात, कुठाराघात भी कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं। आप देखें कि मोदी सरकार जब यहाँ पर सेंटर में आई तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये नियम बनाया गया कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं उनमें जो साक्षात्कार है उसको खत्म कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिभा है उसी के दम पर आपको नौकरी मिलेगी। आप परीक्षा में जितने नंबर लेके आएंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। होता क्या था कि उसी साक्षात्कार में सारा खेल होता था। इससे पहले आप अगर देखें कि जॉब फॉर लैंड के मामले में जो खासतौर से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें क्या हुआ था, उसमें यही हुआ था कि जो ग्रुप डी के लिए पहले अस्थायी तौर पर लोगों को रखा गया, जब उनसे जमीन की डील हो गई उसके बाद उनको स्थायी बना दिया गया और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में वो खेल किया गया। यही कारण है कि करप्शन का एक बड़ा कारण रहता है ये छोटी नौकरियों में इंटरव्यू। इसीलिए मोदी सरकार ने सबसे पहले उनको खत्म किया और यही वजह है कि तमाम राज्यों में आज भी जो आप देखें कि तमिलनाडु में किस तरह से जॉब फॉर कैश के मामले सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचना होगा कि इस तरह के जो करप्शन के जो मामले हैं उनको खत्म किया जा सके ताकि जो सही प्रत्याशी है या ये कहे कि जो सही अभ्यर्थी है उसको जॉब मिल पाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेट कार्ड वाली सरकार नहीं बल्कि जो आपके हितों को सेफ गार्ड करता है, भाजपा उसके लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से अब गिरफ्तारी हुई है इनकी, तो साफ तौर पर कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा! अरे बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात करते हैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर, जो कि हिमाचल दौरे पर है और आज उनका आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन भाजपा अध्यक्ष आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जेपी नड्डा का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली का कार्यक्रम है। इससे पहले कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की और भोजन किया। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों से टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा की गई। और इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने देश के अलग अलग राज्यों में ओबीसी समुदाय के तुष्टीकरण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। और भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 9 साल के दमदार शासन के बाद न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धूम मची है। हिमाचल में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, आपका स्टेट है, यहाँ से मोदी जी का जो 2024 का प्लान है उसकी शुरुआत हुई है। 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, जिसमें सेवा भाव के साथ कार्य किया गया और गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई। आज करोड़ों गरीब, लगभग 3.5 से 4 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को पक्का मकान बना कर दिया। 12 करोड़ शौचालय, तो वहीं पर
9 करोड़ 60 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिया है। हर घर को नल से जल की सुविधा दी तो 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त भी है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया तो वही मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई। रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े किए तो वहीं किसानों की आय को दुगना करने की और निरंतर बढ़े एमएसपी को बढ़ाया और खरीद दुगनी करवाई। आज देश ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि सेना के साथ साथ उनको अच्छे रक्षा उपकरण भी दिए जा रहे हैं। एक ऐसा नेता जिसने ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाया, तभी तो मोदी जी को दुनिया कहती मोदी इज द बॉस। मोदी जी अभी अमेरिका जाने वाले हैं और जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये हर भारतीय के लिए कितनी खुशी और गर्व की बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है और उनका केवल व्यक्तित्व ही नहीं, उनके काम जो आज दुनिया में बोलते हैं, कोविड प्रबंधन से लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और देश को मजबूती करना और दुनिया भर में जो जो विषय उन्होंने रखे, मिशन लाइफ से लेकर और युद्ध के विषय में भी जो उनकी बातें आई यूक्रेन रशिया के, दुनिया ने सराहा है। तो आज वैश्विक नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है। द वर्ल्ड इज सीइंग होप इन इंडिया, दे सी होप इन इंडिया, और हमें से उम्मीद पर खरा उतरना है। सर, आपने कहा कि भारत को एक स्टेबल और एक कंटिन्यूअस गवर्नमेंट चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है भारत के लिए? देखिए, स्थिरता और निरंतरता बहुत आवश्यक है किसी संस्था के लिए, किसी देश के लिए भी। और आज भारत अगर 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमारे पास अवसर है कि हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सुपर पावर बने, तो उस दिशा में यही स्थिरता और निरंतरता चाहिए और मजबूत नेता चाहिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका ये कहना है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो भारत को मोदी सरकार जैसी मजबूत सरकार चाहिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, कांगड़ा। और अब बात करते हैं मणिपुर को लेकर। तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और कांगपाक्पो पोकपी जिलों का दौरा करने वाले हैं। अपने दौरों पर असम के सीएम और कुकी सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनके साथ शांति बहाली और समाधान के लिए बातचीत करेंगे। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार लगातार शांति की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति समिति का गठन किया। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति का काम राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों एवं समूहों के साथ बातचीत शामिल है। और आपको बता दें कि चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आज से महिला 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगी। इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास पर एजेंडे के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में प्रगति और पदोन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं, व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और सक्षम देखभाल, अर्थव्यवस्था के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे विषयों पर आयोजित सत्रों में चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समापन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रतिनिधियों को 17 जून को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को विरासत स्थलों के भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जून को लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं श्रृंखला होगी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप और MyGov पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझावों को आप साझा कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम का दौरा करके आगामी 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले व्यवस्थाओं और कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद एक बैठक हुई जिसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को मार्ग के सभी हिस्सों पर बर्फ की सफाई, हेलीपैड संचालन, स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति, टेंट और दुकानें, आपदा प्रबंधन, आवास के लिए आकस्मिक योजना से संबंधित व्यवस्था की सराहना की। उपराज्यपाल ने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, यात्रा मार्गों और शिविरों पर तीर्थ यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सेवाएं सुलभ बनाने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने शिविरों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए पेयजल और साफ सफाई से संबंधित व्यवस्थाओं और सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त टीमों के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडरग्रेजुएट यानी नीट यूजी 2023 के परिणाम की घोषणा की है। इस बार 2 छात्रों तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से 720 का स्कोर टॉप किया। इस साल करीबन 20,87,462 उम्मीदवारों ने नीट यूजी के लिए पंजीकरण करवाया था और उनमें से 20,38,596 ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और वहीं 11,45,976 जो छात्र थे उन्होंने क्वालिफाई किया। तो मणिपुर को छोड़कर बाकी राज्यों में प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की गई थी। मणिपुर के छात्रों के लिए परीक्षा 6 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 11 शहरों में हुई। मेडिकल, वेटरनरी, आयुष, बीएससी नर्सिंग, लाइफ साइंसेज कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीट का आयोजन किया जाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें होंगी। देखते रहिए नया सवेरा। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जानते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें अब। नाइजीरिया में कल एक नाव पलटने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी नाइजीरिया में एक शादी समारोह से लौट रहे लोगों की नाव पलट गई थी। इस घटना में जीवित बचे लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि नाव पड़ोसी राज्य नाइजर के निकट क्वारका राज्य में पलटी और तलाशी अभियान अब चलाया जा रहा है। इस घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये हादसा नाइजीरिया की सबसे बड़ी नदी में हुआ। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग हादसे में मारे गए लोगों के जो शव हैं उन्हें निकालने में जुटे हुए हैं। बात पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने जो गोपनीय दस्तावेज है उसके मामले में अब संघीय आपराधिक आरोपों पर दोषी होने से इनकार कर दिया। उन पर पद छोड़ने के बाद अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज रखने और अधिकारियों द्वारा इन्हें मांगे जाने पर झूठ बोलने का आरोप है। इस मामले में मियामी, फ्लोरिडा की संघीय अदालत में आत्मसमर्पण करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सुनवाई के बाद बिना शर्त जाने की अनुमति दे दी गई। न्यायाधीश जोनाथन गुडमैन के समक्ष अर्जी में ट्रंप ने कहा कि ये गोपनीय दस्तावेज मामले में दोषी नहीं है। ट्रंप को बिना किसी शर्त या यात्रा प्रतिबंधों के बिना अदालत छोड़ने की अनुमति दे दी गई। ट्रंप आज सुबह प्रेस को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि अपने खिलाफ अभियोग और शक्ति का जो गलत और जघन्य दुरुपयोग किया जा रहा है वो
ठीक नहीं। और अब बात करेंगे कारोबार की फटाफट अंदाज में। नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया एनएसई ने हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एचटीईडी, महाराष्ट्र सरकार और मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य कैपिटल मार्केट में निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। निवेशकों को ठीक और प्रैक्टिकल जानकारी भी प्रदान करना है, जिससे उन्हें निवेश के बारे में फैसले लेने में सक्षम बनाया जा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी आज समय की आवश्यकता, देवेंद्र फडणवीस। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कल की बात करें तो सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 114 अंकों की तेजी देखी गई और ये 18,716 पर बंद हुआ। 30 जो शेयर्स का इंडेक्स है उसमें 19 में तेजी, 11 में गिरावट देखने को मिली और खास तौर पर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स 63,000 को पार कर गया और एमआरएफ का शेयर 1 लाख तक पहुंचा। निवेशकों की हुई चांदी। जानबूझकर बैंकों का कर्ज ना लौटाने वाले धोखेबाजों को रिजर्व बैंक आरबीआई ने सबसे बड़ी रियायत दी है। अब ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स बैंकों के साथ कर्ज की शर्तों में बदलाव के लिए बातचीत कर सकते हैं और अपने ना अदा किए गए कर्ज को लेकर बैंक के साथ सेटलमेंट भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक इन विलफुल डिफॉल्टर्स को 12 महीने की कूलिंग अवधि के बाद एक बार फिर से कर्ज भी मुहैया करा सकते हैं। आपको बता दें कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे सैकड़ों विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। ट्राई ने वाणिज्यिक संदेश के लिए गैर पंजीकृत फर्म्स का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दूरसंचार कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। तो जो आपको अवांछित एसएमएस आते हैं या कॉल्स आते हैं जिससे कई लोग परेशान होते हैं, तो अब कोशिश की जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका पता लगाए और आप तक इस तरह के अनचाहे कॉल्स या मैसेजेस ना पहुंचे। और अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। और बात करते हैं अब इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने जीत के साथ शुरुआत की। प्रणॉय ने पहले ही दौर के मैच में जापान के कैंटा निशिमोटो को 21-16, 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने भी पहले दौर में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का को 21-19, 21-15 से शिकस्त देकर खुद को आगे बढ़ाया। तो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। आगामी 6 जुलाई को सभी पदों के लिए मतदान होना है। उसी दिन नतीजा भी सामने आएगा। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 19 जून को शुरू होगी। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह इस चुनाव से दूर रहेंगे और तलब है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई बैठक में कई मुद्दों पर बनी सहमति के बाद पहलवान 15 जून तक धरना रोकने के लिए राजी हुए थे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए। और अब खबरें देखेंगे ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में।
दृश्यम की हिंदी और मलयालम टीम दोनों फिल्मों की एक साथ शूटिंग करने और उन्हें पूरे भारत में एक ही तारीख पर रिलीज करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम कर रही है। जहां मोहनलाल मलयालम में जॉर्ज कुटी की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे, तो वहीं अजय हिंदी में विजय सलगांवकर बने नजर आएंगे। द केरला स्टोरी की सफलता से उत्साहित अदा शर्मा जल्द ही एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन में काम शुरू करने वाली हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में SRK सेशन चलाया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विक्रम और 96 स्टार विजय सेतुपति उनके पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। आरजे से अभिनेता बने अभिलाष थपलियाल की फिल्में प्राइवेसी और कैनेडी साउथ कोरिया के मुकियोन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म बवाल सीधे OTT पर रिलीज होगी। वर्ल्ड वॉर 2 की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म का निर्देशन दंगल के लिए जाने जाने वाले नितेश तिवारी ने किया है। और आइए बात करते हैं खूबसूरत पहल से जुड़ी हुई। बचपन में धूल मिट्टी से खेलना, शरारतें करना, माँ का डांटने के बाद फिर से प्यार से मनाना भला किसे याद नहीं आता। हम भी जब बच्चे थे तो बड़े होने की जल्दी थी और जब बड़े हो गए हैं तो बचपन याद आता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन उनसे छिन जाता है और वो भी मजबूरियों और जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों की मदद को कुछ हाथ आगे आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बचपन हमेशा खेलता कूदता ही अच्छा लगता है, लेकिन 2 जून की रोटी की मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती। ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, पटियाला के एक प्रमुख चौक लीला भवन में कुछ छोटे छोटे बच्चे अक्सर शाम को अपने परिवार का पेट पालने के लिए गुब्बारे बेचते मिल जाते हैं। ये छोटा बच्चा मोनू है जो अपने भाई बहन और अपनी माँ का जीवन यापन करने के लिए दिन में स्कूल और रात में कंप्यूटर क्लास से आने के बाद चौराहे पर गुब्बारे बेचता है, जिससे ये रोजाना 100 से 200 रुपए कमा लेता है। जबकि मोनू के घर की मजबूरी है, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। परिवार की मदद के लिए वह दिन में स्कूल से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है। इसी तरह जश्न सिंह के पिता रिक्शा चलाते हैं। वह स्कूल के बाद यहाँ आ जाता है, गुब्बारे बेचता है। माँ यहाँ पर गुब्बारे फुला कर देती है और वे 100 से 200 रुपए कमा कर घर ले जाते हैं, जिससे घर का राशन आ जाता है। इन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए पटियाला की एक स्वयंसेवी संस्था जनहित समिति ने बीड़ा उठाया है इन्हें कुशल बनाने का, और इसलिए समिति के सदस्यों द्वारा इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई और मेहंदी लगाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके लिए बच्चों को लीला भवन चौक के पार्क में मुफ्त ट्यूशन भी दिया जा रहा है। मकसद यही है कि बच्चे अपना भविष्य संवार सकें और अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। मैं पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर चलाना और मेहंदी लगाना सीख रहा हूँ। इधर आकर मुझे मेहंदी ड्राइंग सिखाई गई है। मेरे पिताजी जेल में हैं जो नशा बेचते थे, इसलिए उन्हें जेल हो गई। इसी कारण हम लोग यहाँ गुब्बारे बेचते हैं। हमारे नीडी सेक्शंस के जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचने के लिए मजबूर होते हैं अपने हालात के कारण, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारे डोनर्स ने भी सजेशन दिया और हमारी कोशिश थी, और जिसके तहत हमारे टीचर्स ने जो जनहित समिति के हैं उनको पेंटिंग और स्टिचिंग पर्टिकुलरली, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। समिति पिछले 35 वर्षों से तमाम तरह की समाज सेवा के काम जैसे गरीबों को मुफ्त दवाएं, मुफ्त एम्बुलेंस, एजुकेशन और पौधारोपण का कार्य कर रही है। इन बच्चों की मजबूरी को देखते हुए इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ टीचर हैं जो बच्चों को सिलाई, पेंटिंग,
और कौशल सिखा रहे हैं। बच्चों से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1.5 महीने से ये क्लास चल रही है 3 ਤੋਂ 5 शाम के टाइम। तो उसके बाद ये गरीब बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, जो बाल मजदूरी है, कहते हमने ख़त्म करनी है। तो ये बच्चों को सिखाओ जो अपने घर पे बैठे हैं और इधर जगह जगह ना घूमें। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति द्वारा जरूरतमंद बच्चों की फीस, कॉपी किताबें, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण व उन पौधों का संरक्षण, जरूरतमंद मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पटियाला से शिव नारायण जांखड़ा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देखते हैं मौसम का मिजाज। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं दक्षिण कोरिया के सियोल में, जहां म्यूजिक बॉय बैंड BTS की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा शहर बैंगनी यानी वॉयलेट रंग की रोशनी में जगमगाया। आप इनकी देखिए कुछ खास झलकियां। चाय की चुस्कियों के साथ हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए नमस्कार।